हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो है हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th। ये पूरा मैराथन समरी नोट्स रहने वाला है, यानी आप हो सकता हो ये 2 पार्ट में ये पूरा वीडियो बने, ठीक है। बट आपको पूरा का पूरा ये मैराथन सेशन है, पूरा एनसीईआरटी की समरी है क्लास 9th की ज्योग्राफी की। इसके अलावा और आपको ना तो कोई किताब लेने की ज़रूरत है, ना तो कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है। बस आपको ये शॉर्ट नोट्स अच्छे से कवर कर लेना है, बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरा एक ही वीडियो में। मतलब ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बट पूरा का पूरा आपको एक बार में कवर कराया जाएगा सारे चैप्टर्स को, ठीक है। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर पीआरटी, एनवीएस, केवीएस, नेट, सेट, सीटेट, एमपीटेट, स्पेशली जो एमपीटेट वर्ग 1 है, ठीक है, जहाँ भी ज्योग्राफी आती है 2 है, वहाँ हर जगह ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग क्लास 10th की भी ज्योग्राफी के मैराथन सेशंस लेकर के आएंगे, ठीक है। बहुत बेहतरीन आज की क्लास रहने वाली है, आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये हमारा पहला पार्ट है, इसके 2 पार्ट रहेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट है मैराथन सेशन का, एक ही शॉर्ट में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, यानी चैप्टर 1 के बहुत ही शॉर्ट वे में बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम टू द पॉइंट है, क्योंकि अगर आप पूरी किताब पढ़ने बैठेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत सारी चीज़ें आपको होती हैं जो पढ़नी नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा है अध्याय फर्स्ट, जिसमें है हमारा भारत, आकार और उसकी स्थिति, यानी इंडिया साइज और उसका लोकेशन। ये हमारा पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग पहले चैप्टर्स को कवर करेंगे। ये अप्रॉक्स 6 चैप्टर्स के पूरे शॉर्ट नोट्स हैं जो हम कराएंगे आपको। सबसे पहले चैप्टर का एकदम टू द पॉइंट देखते हैं, भारत की स्थिति। हमारा आज का टॉपिक सबसे पहले क्या है? भारत की स्थिति, यानी लोकेशन ऑफ इंडिया। भारत की स्थिति क्या है? सबसे पहले आप समझिए भारत कहाँ पे है। भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे भारत की अगर स्थिति को, तो ये ऊपर वाला जो ग्लोब है, ऊपर वाले सेक्शन को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, और भारत यहाँ पे है, तो कौन सी स्थिति है? उत्तरी गोलार्ध। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री उत्तर अक्षांश लेके 37 डिग्री 6। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? सबसे पहले समझिए अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के समानांतर जो होती हैं रेखाएं, उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है या लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। और इसी के बीच हमारा भारत है। तो अब हम भारत को अगर बाहर निकाल लें तो आप देख सकते हैं भारत के बीचों बीच कई सारी अक्षांश रेखाएं क्रॉस होती है। तो कहाँ से? तो ये स्टार्ट होता है आपका 8 डिग्री 4, 8 डिग्री 4 से लेकर के पूरा जो इंडिया का कश्मीर वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपका आता है 37 डिग्री 6, ठीक है। 37 डिग्री 6 तक हमारा इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो आपको याद रखना है 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करें तो भारत के बीचों बीच से निकलती है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होती है? यही अक्षांश रेखाएं जो है, इस अक्षांश रेखाएं में एक हमारी रेखा आती है 23.5 डिग्री उत्तर में, तो यानी उत्तरी गोलार्ध में। तो आपको इसी का नाम है क्या? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के जस्ट बीचों बीच गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? भारत के बीचों बीच गुजरती है, ओके। आपको याद रखना है भारत के बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा। अब आप नीचे कमेंट में बताएंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है। गुजरात से स्टार्ट होता है और आप लास्ट तक जाएंगे। टोटल आपको सभी नाम बताने कहा नीचे कमेंट्स में। अब देशांतर स्थिति की बात की जाए तो देशांतर रेखाएं क्या होती है? जो उत्तरी गोलार्ध, पहले देशांतर रेखा समझ, जिसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। नॉर्थ पोल है ये ग्लोब का, ये साउथ पोल है। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उसको देशांतर कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का देशांतर कितना है? क्योंकि ये बात हो रही है किसकी? देशांतर की। तो देशांतर आप देखेंगे यहाँ पास, तो ये आपका ये तो हो गया इक्वेटर, और ये आपके ऐसे ऐसे क्या है? देशांतर है। तो भारत हमारा यहाँ पे है। तो भारत के अगर देशांतर की बात की जाए, क्योंकि ये ऐसे ऐसे लाइन्स आएंगी,
तो 68 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होगा, 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25। तो भारत का देशांतर विस्तार कितना है? 97 डिग्री 25 है भारत का देशांतर विस्तार। ठीक है, 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 इसका पूरा का पूरा देशांतर विस्तार है। अब बात करते हैं IST। IST ये क्या है? IST यानी भारतीय मानक समय। ये आप देखेंगे भारत के जस्ट बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक्चुअल में ये देशांतर ही, जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखा ही है, लेकिन इसी में से जो सबसे बीच की रेखा होती है जिसको 82.5 डिग्री कहा जाता है, 82.5 डिग्री मतलब पूर्वी देशांतर है, इसको भारतीय मानक समय IST नाम दिया गया है। क्यों? और ये जो लाइन है ना, यहाँ पे एक मिड में जगह स्थान पड़ता है, मिर्ज़ापुर यूपी में पड़ता है। तो यूपी के मिर्ज़ापुर में यहाँ जो समय होगा वो पूरे ओवरऑल इंडिया में माना जाएगा। ठीक है, जो मिर्ज़ापुर में जो समय है वो पूरे ओवरऑल इंडिया में है। तो ये इसीलिए 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। अब भारत के आकार और साइज की बात की जाए, भारत के आकार और साइज। सबसे पहले बात करें इसके आकार को। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो अप्रॉक्स देखा जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल एक्चुअल में इसको अगर देखा जाए तो 32 लाख, ठीक है, 32,87,000, एक सेकेंड थोड़ा सा कर्सर डाउन चल रहा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एक्चुअल पॉइंट है। आप नंबर में याद रख सकते हैं क्या? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ओवरऑल टोटल ये भारत का एरिया है, क्षेत्रफल है। आप नंबर याद कर सकते हैं 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर पॉइंट में आप याद रखेंगे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? एरिया है, बट एग्जैक्ट इतना है। एग्जैक्ट वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल याद हो गया ना कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर अप्रॉक्स भारत का क्षेत्रफल है। पूरे वर्ल्ड में मात्र 32,87,000 एरिया ही भारत कवर करता है। विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां स्थान। कौन सा है? 7वां। और हाँ, अब आपको नीचे कमेंट बताना है ये क्षेत्रफल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 6 कौन से हैं जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से आते हैं? ये जो है 7वां स्थान है। ओके, चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं भारत का आकार, इसे महाद्वीपीय स्वरूप प्रदान किया गया, मतलब भारत जो है इसको महाद्वीप स्वरूप कहा जाता है, महाद्वीपीय माना जाता है। हमारा एक महाद्वीपीय देश है। क्यों? क्योंकि महाद्वीप क्यों है? क्योंकि तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है जब, ठीक है, इसलिए इसको महाद्वीपीय स्वरूप भी प्रदान किया गया है। और प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है क्योंकि तीन ओर क्या है? पानी है। तो प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन तरफ क्या हो? पानी होता है। ठीक है, अब भारत जो है इस बहुत प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है, यानी बहुत सारी जलवायु में विविधताएं पाई जाती हैं। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, मतलब बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे भौतिक स्वरूप में विविधताएं भी पाई जाएंगी। जलवायु की विविधता आपको देखने को मिलेगी, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता देखने को मिलेगी, भौतिक स्वरूप मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पे संसाधन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अलग प्रकार के लोग, प्रजाति, सब कुछ देखने को मिलेगा। इसीलिए भारत क्या है? विविधता में एकता वाला देश है। ठीक है, तो ये हमने दूसरा जो पॉइंट कवर किया, भारत का आकार। अब हमारा तीसरा पॉइंट है भारत की थली और जलीय सीमाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की थली और जलीय सीमाएं। थलीय पड़ोसी देश, ठीक है, भारत की थली और जलीय सीमाओं में थलीय पड़ोसी देश, यानी अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग उन देशों को देखेंगे जो हमारे पड़ोसी देश है। ठीक है, कौन है? जो हमारे पड़ोसी देश है, मतलब हमारे जो है सीमा बनाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पाकिस्तान, यहाँ पे क्या हो गया? अफगानिस्तान। यानी उत्तर पश्चिम में 2 देश हैं जो हमारे थल से जुड़े हुए हैं, थली सीमा बनाते हैं, यानी थल का मतलब डायरेक्ट भूमि से जुड़े हुए हैं। ओके, अब उत्तर में बात करें तो आपको मिलेगा चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान। इधर आपका चाइना हो गया,
ये पूरा इसी का हिस्सा है, ये तिब्बत आता है। यहाँ पे आपको नेपाल मिलेगा, यहाँ पे आपको भूटान मिलेगा। ये उत्तर में है, भारत के उत्तर में। तो भारत के उत्तर में 3 देश, चाइना, नेपाल और भूटान। ठीक है, चाइना, नेपाल और भूटान। और उत्तर पश्चिम में 2 कंट्री, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब पूर्व की बात किया जाए तो आपको 2 कंट्रीज दिखाई देंगी। एक आपको यहाँ पे बांग्लादेश देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, म्यांमार। ये सारे के सारे पड़ोसी देश, यानी हमारा जो भारत है कितने देशों, पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, ये आपके टोटल कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, यानी टोटल 7 देश। 7 हमारे देश से कितनी कंट्रीज सीमा बनाती है, 7। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और आपका क्या हो गया, बांग्लादेश। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतनी बातें। चलिए अब हम बात करते हैं समुद्रिक सीमा। हमारे भारत से कितनी समुद्रिक सीमाएं हैं, कौन कौन सी है, तो 2 समुद्रिक सीमाएं। एक इधर आप देखेंगे, इधर आपको पड़ेगा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। ठीक है, और इधर आपको क्या मिलेगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल वाला हिस्सा, ये अरब सागर है और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये 2 समुद्रिक सीमाएं हिस्से। अब आपको बताना है नीचे कमेंट में कि टोटल कितने, कौन कौन से राज्य हैं जो जली सीमा बनाते हैं। गुजरात से स्टार्ट होता है। अब ये आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे, आपको नीचे कमेंट में बताना है कि भारत की कितनी, जिस प्रकार से हमने देखा थल सीमाएं जो दूसरे देश से हैं, तो अब आपको बताना है, क्वेश्चन है कि हमारे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्रिक सीमा बनाते हैं। आपको नीचे कमेंट में बताना है उसके नाम के साथ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के द्वीप समूह क्या है, आइसलैंड ग्रुप्स की बात किया जाए, द्वीपीय समूह, द्वीप का मतलब होता है जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है, उसको हम आइलैंड या द्वीप कहते हैं। और हमारा भारत के किनारे बहुत सारे आपको आइलैंड्स दिखाई देंगे, जिसमें से एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण है क्या, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे स्थिति है, तो आप देखिए मैप की तरफ थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पे, ये इंडिया है, इंडिया इधर आप देखेंगे तो आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे इसकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थिति बताना है, बंगाल की खाड़ी। और ये जो है ना एक्चुअल में ज्वालामुखी उत्पत्ति, कुछ ज्वालामुखी उत्पत्ति और कुछ जो हमारा हिमालय था उसका और हिस्सा जो था उससे इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे घने वन पाए जाते हैं, बहुत सारी जैव विविधताएं पाई जाती हैं। कहाँ, अंडमान निकोबार में। ठीक है, चलिए तो एक हमारा हो गया पहला अंडमान निकोबार। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लक्षद्वीप की बात किया जाए तो आपको देखने को मिलेगा इधर लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में आपको मिलेगा। ये आपका पूरा पूरा अरब सागर है। ठीक है, ये प्रवाल द्वीप से बना है। कोरल रीफ, कोरल रीफ क्या होता है, कोरल रीफ उसे कहते हैं जो पानी के अंदर हमारी मूंगा चट्टानें होती हैं, जो आप हरे भरे ऐसे घासें देखते हैं ना, वो मूंगा चट्टानें होती हैं। वो कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है। एक्चुअली वो मूंगा चट्टानें एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 चढ़ती जाती हैं और नीचे वाला हिस्सा वो खा लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है वो, तो वही प्रवाल का निर्माण करता है। तो ये जो लक्षद्वीप है ना, ये प्रवाल से ही निर्मित हुआ है। छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये हमारे भारत का एक द्वीपीय है, समूह है। अब हम बात करते हैं भारत की केंद्रीय स्थिति का महत्व। अब भारत केंद्र में है तो क्या इसका महत्व, क्योंकि आपको पता है ओवरऑल ग्लोब में आप देखें उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति, लेकिन फिर भी केंद्र में सेंट्रलिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो पूरे वैसे समुद्रिक मार्ग में देखा जाए तो यह केंद्र में पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा इक्वेटर के ऊपर है बट ये केंद्र माना जाता है। तो क्या इसकी स्थिति, क्या महत्व है भारत का, क्योंकि ये केंद्र में है। सबसे पहले एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ने वाले समुद्रिक मार्ग प्रदान करता है। आप देखिए ये हमारा यहाँ भारत है, तो यहाँ से आप भारत से ही इधर आप एशिया भी जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं, इधर आप अफ्रीका जा सकते हैं, इधर आप अमेरिका भी जा सकते हैं। बहुत सारे ये समुद्री मार्ग जो है प्रदान करता है। व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्व है भारत का। व्यापार, संस्कृति, धर्म, विचार का आदान प्रदान भी संभव है। ठीक है,
भारत को विश्व व्यापार का केंद्र माना जाता है। क्या कहा जाता है? भारत को विश्व व्यापार का केंद्र माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत को क्या कहते हैं? विश्व व्यापार का केंद्र कहा जाता है। क्लियर? आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले भारत के ये हमारा पूरा का पूरा भारत की स्थितियों को देखा। ठीक है। सेकंड टॉपिक, भारत का आकार क्या था, भारत की जलीय सीमाओं को, थली जल सीमा, द्वीप समूह को देखा, केंद्रीय स्थिति के महत्व को समझा। अब हम लोग भारत और विश्व के संपर्क को देखेंगे कि भारत का विश्व से संपर्क आज से नहीं है बल्कि कई वर्ष पुराना है। ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी प्राचीन काल में ही, सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही मसाले और कपड़ों का जो था व्यापार था भारत का दूसरे देशों के साथ। कब? प्राचीन काल से ही। चाइना वाला जो हिस्सा था वहाँ से ही, और जो अफगानिस्तान वाला हिस्सा था वहाँ पे बहुत सारी ऐसे आपको प्राचीन काल में मसाले और कपड़ों का व्यापार देखने को मिलेगा। कब? ये एंशियंट हिस्ट्री की बात हो रही है। इसी प्रकार से बलुआ पत्थरों का भी इस्तेमाल, ये सेम टू है, रिपीट हो गया, बलुआ पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। मतलब प्राचीन काल से मसालों का, कपड़ों का और बलुआ पत्थर बोला है, बहुमूल्य पत्थर जिसका इस्तेमाल करके, उस पत्थरों का इस्तेमाल करके ज्वेलरीज में उसको बनाया जाता था। ठीक है। बहुमूल्य पत्थरों का इस्तेमाल होता था। ये आज से नहीं, एंशियंट टाइम से ही समुद्र मार्ग से भारत का विश्व में संपर्क रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। तो जो भारत और विश्व का संपर्क है बहुत ही पुराना है, और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला हुआ है। यानी हमारा, अगर एशिया को देख लिया जाए ना, आप मान लीजिए एशिया को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा भारत है, तो ये संपूर्ण एशिया में सबसे ज़्यादा आपको ये दक्षिण पूर्व ये वाले हिस्से में ही पूरा का पूरा भारत का व्यापार आपको फैला हुआ देखने को मिलेगा। पूरा एशिया में सबसे ज़्यादा जो केंद्र माना जाता है व्यापार का, वो इसी इलाके में है। ठीक है। तो इसीलिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस चैप्टर से संबंधित हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये परीक्षा की दृष्टि से आपके एनसीईआरटीज में दिया हुआ है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित, सबसे पहले आप देखिए ये हमारा ग्लोब है। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाले को कहा जाता है क्या? साउथ अमेरिका। ये हमारा क्या है? इक्वेटर। ओके। और ऊपर वाले को कहते हैं, इक्वेटर ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ पे है। तो नॉर्थ, और ये वाला आपका हो जाएगा ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। और कहाँ, कौन से गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्व में है। क्लियर? अब बात करें कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत के जस्ट बीचों बीच गुजरती है। हमने आपको बताया ना, आपको बताना है कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। आप जस्ट बीचों बीच देखेंगे यहाँ पे, और ये हमारे भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। ठीक है। ऊपर और नीचे का हिस्सा। और IST जो 82.5 डिग्री है यहाँ से गुजरता है भारत के जस्ट बीचों बीच, जिसको IST या मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। ये एक देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा। भारत विश्व का 7वां देश है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां देश क्या है? हमारा भारत है। ओके। चलिए अब बात करते हैं हम लोग भारत की केंद्रीय स्थिति व्यापार के लिए लाभदायक। मतलब भारत जो है केंद्रीय स्थिति व्यापार के लिए लाभदायक क्यों है? क्योंकि हमारा भारत केंद्र में स्थित है। तो जब केंद्र में स्थित है तो व्यापार के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे अन्य देशों के साथ व्यापार, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी रख सकते हैं। तो इसीलिए भारत को केंद्रीय स्थिति का व्यापार केंद्र माना जाता है। तो ये हमारा पहला चैप्टर के पूरे शॉर्ट नोट्स हमने आपको बता दिए। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं, बहुत सफिशिएंट है, एकदम टू द पॉइंट नोट्स हैं पूरे। ठीक है। पूरे टू द पॉइंट नोट्स हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार से हम लोग अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। ये पूरा मैराथन सेशन है। पूरे मैराथन सेशन में हम लोग चैप्टर वाइज टू द पॉइंट कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैराथन है तो सब कुछ छोड़ दे, नहीं। एग्जैक्टली कोई भी पॉइंट जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल नहीं छूटेगा। पूरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चलिए चैप्टर 2 हमारा
ये पूरा का पूरा जिस प्रकार से हमने चैप्टर 1 कवर किया, तो चैप्टर 2 को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करेंगे, टू द पॉइंट। ना तो कोई पॉइंट आपका मिस होगा, ना तो कुछ छूटेगा। ठीक है, बस आपको वीडियो के आखिरी तक बने रहना है। इस मैराथन सेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, और आज का हमारा ये मैराथन सेशन का चैप्टर 2 है, भारत की भौतिक विशेषताएं। ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये आपका सी टेट, एम पी टेट, वर्ग 1-2, KVS टेट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं भारत का भौतिक विभाजन, सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन, क्योंकि हम लोग इसमें पूरा का पूरा इंडिया के ग्राफिक डिवीज़न को देखेंगे, भौतिक विभाजन को देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर, क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी किताब पढ़ने जाएंगे तो समय भी बहुत लगेगा, और उसमें से बहुत चुनिंदा चीज़ें ही निकल के आएंगी जो आपके काम की होंगी। ठीक है, इसलिए हम लोग टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे। हमारे भारत को अगर देखा जाए तो इसका स्थलीय विभाजन, यानी कि भौतिक स्वरूप के आधार पर जो विभाजन है वो 6 प्रकार से किया गया है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में इसको 6 यानी भौतिक स्वरूप में आकृतियों के आधार पे भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, वो कौन कौन से 6 भाग हैं ये समझिएगा। ये आपके टोटल 6 भाग है, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये हम लोग भारत का क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। हमारे भारत को कितने भौतिक विभाजन में बांटा गया है? 6। सबसे पहला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, यानी हिमालय का हिस्सा। थोड़ा सा हम मैप ड्रॉ कर लें, देन उसके बाद आपको बताते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्या हो गया? सबसे पहला हो गया आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। अब हिमालय कहाँ है? हमारा पूरा का पूरा जो उत्तर वाला इलाका है, तो ये पूरा जो है हिमालय को कवर करता है। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा हिमालय की श्रेणियां हैं, जिसको हम कहते हैं पूरा का पूरा बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहला प्रकार हो गया हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। अब बात करते हैं उत्तरी। जस्ट आप हिमालय के नीचे आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको मिलेगा इसका उत्तर भारत का मैदान। ये वाला आप जो इलाका देख रहे हैं ना, ये पूरा उत्तर भारत का मैदान है। तो ये दूसरा भौतिक स्वरूप। ठीक है, तीसरा जो भौतिक स्वरूप आता है ना, वो कौन सा आता है? वो आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ये आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा भारत के नीचे है। अब बात करें भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल आप देखेंगे जैसे थार डेजर्ट, ये वाले इलाके में। ठीक है, राजस्थान वाले इलाके में आपको ये आपका चौथा है भारतीय मरुस्थल, जहां भारत में मरुस्थल देखने को मिलेंगे। अब पांचवा है आपका तटीय मैदान। पांचवा कौन सा भाग है? पांचवा है आपका तटीय मैदान। तट ये वाले इलाके, किनारे वाले इलाके। एक ये भी इलाका होता है, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा भारत, दक्षिण भारत खासकर, इधर आपका अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी, ये पूरा स्थित है। ठीक है, छठा आपका क्या हो गया? द्वीप समूह। द्वीप समूह जो कि आप देखेंगे जैसे यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे अंडमान निकोबार हो गया, इसकी विशेषताएं हैं। तो टोटल कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। बहुत तेजी से तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ना? कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले देखा 6 प्रमुख भाग, जो भारत के भौतिक स्वरूप के आधार पर इसको बांटा गया है। अब हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, अब किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई, मतलब जो हिमालय है हमारा, जो भारत है, उसमें जो हमारा हिमालय बना हुआ है, किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, द हिमालय माउंटेन की उत्पत्ति। हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ है। अब अगर बात की जाए हिमालय का निर्माण इंडो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये आप हिमालय देख रहे हैं ना, ये हिमालय, तो यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, और ये हमारी इंडियन प्लेट है, और यूरोप और एशिया की प्लेट और इंडियन प्लेट, ये ठीक है, ये दोनों
आपस में जब टकराती हैं तो यहाँ पे बीच में क्या बना, हिमालय बना। तो इसकी उत्पत्ति और ये पूरी की पूरी कहानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताई गई है। तो हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ है। ओके, अब बात की जाए विशेषताओं की। विशेषता क्या है? विशेषता की बात करें तो विश्व का सबसे ये हम लोग हिमालय की बात कर रहे हैं ना, हिमालय, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कहाँ है? भारत में ही है, जो हिमालय के नाम से जानी जाती पूरे विश्व की। वैसे पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला देखा जाए तो आपको वर्ल्ड के माउंटेन्स में देखेंगे तो आपको एंडीज माउंटेन, रॉकीज माउंटेन दिखेगा, 3rd नंबर पे हिमालय आता है। लेकिन भारत में जो है सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय ही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट है उसको माना गया है। जो हिमालय है बर्फ से पूरा पूरा इसकी चोटियाँ जो है ढकी हुई, जैसे मान लीजिए ये बर्फ है, ये पहाड़ है, और इसमें से अगर आप देखेंगे ना, इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये अप्रॉक्स 25, हिमालय की ऊंचाई आपको पता है कितनी है? ये है टोटल 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर, जिसमें से आप देखेंगे 4500 मीटर तक पूरा का पूरा ये बर्फ, आप नोट कर सकते हैं ये सारे फैक्ट। 4500 मीटर तक पूरा ऊपर से बर्फ जमा हुआ है। वो यही पिघलता है ग्लेशियर के रूप में, जो पिघलता है, ग्लेशियर पिघलते हैं तो फिर नदियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसीलिए यही जो बर्फ जमा हुआ है यहाँ पे, जो ग्लेशियर से ये पिघलते हैं तो यहाँ से फिर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसीलिए नदियों का उद्गम जो हिमालय को ही माना जाता है। ठीक है, और भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। अगर हिमालय नहीं होता ना तो जो आपको नॉर्थ की तरफ से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं भारत में प्रवेश करती, तो भारत का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंजेस होता। हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियों की अगर बात की जाए तो यह आपको सबसे पहले हम देखेंगे हिमाद्री। जो हिमालय, आप हमने स्थिति बता दी है ना कि हिमालय की स्थिति कहाँ है, ये आप देखेंगे स्टार्टिंग में। इस प्रकार से 3 श्रेणियां हैं हिमालय की, जिसको हिमालय कहा जाता है। तो सबसे पहली जो श्रेणी है ना उसको क्या कहते हैं? सबसे पहली श्रेणी को कहा जाता है हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय। क्या कहेंगे? हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय। ये हमारा सबसे पहली श्रृंखला हो गई, यानी ये जो 3 श्रेणियां, सबसे पहला नंबर, इसको ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे उत्तरी और ऊंची श्रेणी है। इसी पर माउंट एवरेस्ट 8850, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8850 मीटर ऊंचा है ये माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो 8850 मीटर की ऊंचाई है, और भारत में ही आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको कंचनजंगा, जो कि कहाँ है? सिक्किम में है। कंचनजंगा जो है आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। ओके, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। और ये पता है आपको, भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है कंचनजंगा, क्योंकि ये भारत के अंदर, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है भारत के अंदर, वो कंचनजंगा ही है सिक्किम में। क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में आती है। ठीक है, इसलिए ये भारत की है। ये स्थायी हिमरेख है, मतलब यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा स्थायी रूप से जमी हुई है। कहाँ? ग्रेटर हिमालय में। अब हम लोग बात करते हैं बीच वाले हिमालय की, जिसको कहते हैं हिमाचल हिमालय। ये देखिए, टू द पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, जितना एनसीईआरटी में लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ना नहीं है, वो काम की नहीं है, आपको ये चीज़ें पढ़ना है। तो हिमाचल, हिमाचल लेजर हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। किसकी? हिमालय की। ठीक है, ये हिमालय का सबसे ऊपर वाला पार्ट बृहद हिमालय हो गया, नीचे वाला जो पार्ट है उसको हिमाचल हिमालय कहेंगे। इसकी औसत ऊंचाई, क्योंकि जो बृहद हिमालय था उसकी ऊंचाई कितनी थी? 6000 मीटर थी, नोट कर लीजिएगा। बट इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 से लेकर के 4500 मीटर। कितनी? 3700 से लेकर के 4500 मीटर। ठीक है, अब बात करें इस वाले, यहाँ का सबसे फेमस एरिया है कश्मीर घाटी और कुल्लू घाटी। कश्मीर घाटी और कुल्लू घाटी। चलिए अब बात करते हैं आखिरी हिमालय, जिसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है शिवालिक हिमालय। सबसे ऊपर वाला हो गया आपका ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, आखिरी वाला शिवालिक हिमालय। इसको आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सबसे दक्षिणी श्रेणी है ये, मतलब तीनों हिमालय में सबसे दक्षिण वाली श्रेणी है ये, और सबसे नया पर्वत है।
पहले बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, फिर मध्य हिमालय का, फिर ये आपका शिवालिक हिमालय। इसलिए इसको ना सबसे नवीनतम पर्वत कहा जाता है। क्या कहते हैं? सबसे नवीनतम पर्वत। देन्स या देहरादून, देन्स या देहरादून जो है यहाँ पर आपको स्थिति देखने को मिलेगी। ओके। अब हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन की अगर बात करें तो हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन ये नदियों के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, क्या जो हिमालय का, जैसे ये पूरा हिमालय है, तीनों हिमालय, ये नदियों के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले आपका पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय, फिर उसके बाद आपको मिलेगा कुमाऊं हिमालय, फिर आपको मिलेगा नेपाल हिमालय, देन उसके बाद असम हिमालय जो इधर है ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के आपका तीस्ता नदी तक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हैं क्षेत्रीय विभाजन हिमालय के। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आपको अच्छे से लिख के याद कर लेना है। अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, और अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप हमारा ये जो नोट्स है पूरा समरी का आप पूरा ले सकते हैं। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, इसकी बहुत ही मिनिमल प्राइस में ये, क्योंकि मेरा एफर्ट लगा है, काफ़ी ज़्यादा हमारी टीम ने मेहनत की है, तो उसके बाद ये पूरे मैराथन सेशंस तैयार हुए हैं, तो इसलिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में जो है ये नोट्स आपको दिए जाएंगे अगर आपको चाहिए होगा तो। बट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और जिनको नोट्स चाहिए ये पूरा एनसीईआरटी क्लास 9th का, ठीक है, अभी सिर्फ क्लास 9th का आपको प्रोवाइड होगा, बाकी चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं। तो क्लास 9th का अगर आपको ज्योग्राफी का पूरा शॉर्ट समरी का आपको ये पूरा नोट चाहिए, अब ये पूरी एनसीईआरटी किताब ही है, मतलब समझ लीजिए पूरा आपको बहुत मिनिमम पेजेस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो उसकी कुछ बहुत ही मिनिमम प्राइस होगी, बहुत ही मिनिमम प्राइस। ठीक है, उतना तो आप डेली में कुछ खा पी लेते होंगे। तो इसीलिए अगर आप चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा, फिर आपको हम पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान की अगर बात किया जाए, अब सबसे पहला पार्ट हमने देखा था, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो क्षेत्रीय विभाजन है ना उसको देख रहे हैं। क्षेत्रीय विभाजन में हमने सबसे पहले किसको देखा? सबसे पहले हम लोगों ने हिमालय को पढ़ा, हिमालय अच्छे से कवर किया। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। वो जस्ट हिमालय के नीचे आपको देखने को मिलेगा उत्तरी मैदान। इसका जो निर्माण है कैसे हुआ है, इसका जो निर्माण है पूरा का पूरा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा नदियों के द्वारा लाए गए जलहोड़ से हुआ है। मतलब सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए जलहोड़ से इसका जो है निर्माण हुआ है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। जैसे हिमालय है, हिमालय के जस्ट नीचे वाला जो इलाका मिलेगा आपको पूरा का पूरा उत्तरी मैदान का ही मिलेगा। इसी में ना बहुत सारी नदियां हैं जो यहाँ से गुजरती हैं। गंगा हो गया, यमुना हो गया, बहुत सारी नदियाँ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इसीलिए बहुत सारे जलहोड़ अपने साथ लेकर के आती हैं और इसी वाले इलाके में बिखेर देती हैं, इसलिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र ये माना जाता है। ओके, चलिए इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं को समझते हैं। सबसे पहले विशेषताओं में अगर देखें तो ये समतल मैदान है, यानी यहाँ का जो इलाका है वो क्या है, समतल है। घनी जनसंख्या, यहाँ पे जो जनसंख्या काफ़ी घनी है। कृषि प्रधान क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे खेती बहुत अच्छे इलाके में की जाती है। उत्तरी मैदान के 3 भाग बताए गए हैं। उत्तरी मैदान के कितने भाग हैं? उत्तरी मैदान के 3 भाग बताए गए हैं। सबसे पहले आता है आपका पंजाब का मैदान। ठीक है, पंजाब का मैदान जो कि सिंधु नदी के द्वारा पंजाब, यानी उत्तरी मैदान के 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग। सबसे पहले है आपका पंजाब का मैदान जो कि सिंधु नदी के द्वारा जो है निर्मित किया गया है। दूसरा है आपका गंगा नदी का मैदान। क्या है? गंगा नदी का मैदान जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, फिर तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान जो असम क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कितने हैं? 3, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग चलते हैं मैदान का उप विभाग। जो मैदान है ना पूरा का पूरा, उसके कई सारे उप विभाग भी हैं, यानी उसके सब पार्ट्स को भी बांटा गया है कई सारे नामों में। भावर क्षेत्र, 4 नाम है।
जैसे ये मैदान हो गया तो सबसे ऊपर भावर क्षेत्र हो गया, उसके नीचे आपको तराई क्षेत्र देखने को मिलेगा, उसके नीचे बांगर, फिर खादर, यानी टोटल जो है ये 4 उपभाग हैं। ठीक है, भावर, तराई, बांगर, खादर। भावर, तराई, बांगर और खादर। ओके, चलिए बहुत बेहतरीन। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। तो हम लोगों ने देखा क्या क्या, ये 6 प्रमुख भागों में हम लोगों ने हिमालय पर्वत को देखा, उत्तरी मैदान को देखा। अब हम लोग अगला जो पार्ट चलते हैं वो चलते हैं किसकी तरफ, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन टू द पॉइंट शानदार नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि प्रायद्वीप किसको कहते हैं। आपको पता है क्या प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? जो हमारा भारत है, भारत का जो ये आप दक्षिण वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये ऐसे, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 ओर पानी से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। और जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसको द्वीपीय देश कहेंगे। ओके, तो प्रायद्वीपीय, ये इसी प्रकार से यहाँ पठार भी है, तो इसलिए हमारे भारत के दक्षिण वाले हिस्से में प्रायद्वीपीय पठार नाम दिया गया। इसको पेनिसुलर प्लेटो भी कहा जाता है। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो प्राचीनतम स्थल रूप आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, खनिज संपदा से भरपूर है, ये खनिज संपदा से भरपूर। ठीक है ना, खनिज संपदा से भरपूर है आपको ये वाला इलाका। बहुत सारे स्थल रूप मिलेंगे, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टानें, ये सब पाई जाती हैं। इसके 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग। ठीक है, यानी ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग हैं। एक को मध्य उच्च भूमि कहेंगे, जो मध्य वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पूरा मध्य प्रदेश का मालवा का पठार आ जाता है उसी, क्योंकि ये सिर्फ इतना बस थोड़ी है, ये पूरा भारत का ये वाला हिस्सा भी कवर करता है, तो मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भी आ जाता है। ठीक है, पूरा मतलब पश्चिम दक्षिण वाला हिस्सा, मालवा का पठार आ जाएगा, बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा, और झारखंड वाला छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा। ये सभी पठार यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और एक को कहेंगे दक्कन का पठार। 2 भाग हैं इसके, कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया मध्य उच्च भूमि और दूसरा हो गया आपका दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि में मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। अब दक्कन के पठार की विशेषता क्या है? दक्कन का जो पठार है अगर देखा जाए तो ये हमारा दक्षिण भारत, ये आपको ऐसे त्रिकोण में देखने को मिलेगा। दक्कन का पठार कैसे आकार का है? त्रिकोण, ट्रायंगल शेप में है। ठीक है ना, ये देखिए, ये ट्रायंगल शेप, और इसका जो निर्माण है इधर पूर्वी घाट और इधर पश्चिमी घाट से इसका जो है निर्माण हुआ है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी विशेषता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दोनों में डिफरेंसेस, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में डिफरेंसेस। एक तरफ बात करेंगे पूर्वी घाट, इस वाले हिस्से को पश्चिमी घाट कहेंगे, इसको कहेंगे पूर्वी घाट। क्या होता है? जो नदियों का किनारा होता है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका नदियों का किनारा। तो जो पश्चिमी घाट होते हैं ना, यानी पश्चिमी घाट, ये थोड़े ऊंचे ऊंचे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये वाले जो है कम ऊंचे हैं। क्या है? ये कम ऊंचे हैं। ओके, अब पश्चिमी घाट देखा जाए तो ये सतत है, पैरेलल एकदम लाइन से है। ठीक है, कौन से वाले? पश्चिमी घाट। और जो पूर्वी घाट है ना, ये असतत है, क्योंकि ऐसे पहाड़ भी है, घाट है, फिर ऐसे नदियाँ आ रही हैं बीच में, फिर छूट गया है, फिर ऐसे है, ये ऐसे असतत है, मतलब दूर दूर में है। ठीक है, इसलिए इसको असतत कहा जाता है। ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ बहुत अधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगी, और जो पूर्वी घाट है यहाँ बहुत ही कम वर्षा देखने को मिलेगी इस वाले स्थान में। क्लियर हो गई बात? चलिए, बहुत 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 अच्छा। अब बात करते हैं भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, इसको इंडियन डेजर्ट, 5वां पॉइंट है हमारा। भारतीय मरुस्थल के बारे में जानेंगे। मरुस्थल यानी डेजर्ट। ठीक है, पूरा जो राजस्थान का इलाका है, आपको पूरे भारत में सबसे ज़्यादा डेजर्ट कहाँ देखने को मिलेंगे? राजस्थान में। ठीक है,
शुष्क जलवायु है, यहाँ की जलवायु सूखी सूखी है एकदम, हवाओं में नमी ना आपको देखने को नहीं मिलेगी, सूखी जलवायु आपको देखने को मिलेगी। कहाँ? डेजर्ट वाले स्थान पे आपको बड़े बड़े रेत के टीले ऐसे दिखाई देंगे, बड़े बड़े रेत के टीले दिखाई देंगे, इसको ब्रांचेस कहा गया। ठीक है। लूनी नदी, एक्चुअल में ना ये राजस्थान में एक नदी बहती है रेगिस्तानों में, लूनी नदी गुजरात के हिस्से और राजस्थान के हिस्सों में, तो ये ना बाहर नहीं आती है इधर अरब सागर में, ये डेजर्ट में ही समाहित हो जाती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब अगला हमारा पार्ट है तटीय मैदान क्या होते हैं। तटीय मैदान अभी हमने एक्सप्लेन किया। भारत में 2 महत्वपूर्ण तटीय मैदान है जिसको कहा जाता है कोस्टल एरियाज। इसको क्या कहते हैं? कोस्टल एरियाज। ठीक है, कोस्टल एरियाज तटीय मैदान। तट जो समुद्र, जैसे इधर तो समुद्र है, तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको कहते हैं तट। ठीक है, इस वाले हिस्से को पूरा कहेंगे पश्चिमी तट और इस वाले हिस्से को कहेंगे पूर्वी तट। पश्चिमी तट जो कि अरब सागर का किनारा है और जो पूर्वी तट है ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी का किनारा है। जो पश्चिमी तट है ये एकदम सकरा है, ये यहाँ गुजरात से स्टार्ट होकर एकदम यहाँ पे आपको केरला तक देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 तट आते हैं, एक आपका कोंकण तट, कन्नड़ तट और ये आपका मालाबार तट। ठीक है, पूर्वी तट की बात किया जाए तो ये पश्चिमी तट समझ में आया, इसका विस्तार गुजरात से लेकर के पूरा का पूरा केरला तक आता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण तट है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। ये सकरा है एकदम से, कोई गैप नहीं है, जो कि अरब सागर के किनारे है। अब बात करेंगे पूर्वी तट की। पूर्वी तट आपको थोड़ा सा चौड़ा देखने को मिलेगा। कैसा है? ये चौड़ा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में, और क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियाँ गुजरती हैं ना, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियाँ हैं गुजरती, इसलिए कटाफट आपको ये देखने को मिलेगा ऐसे दूर दूर। ठीक है, असतत है लेकिन चौड़ा है, जो कि बंगाल की खाड़ी के किनारे है, तो इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। अब है हमारा द्वीप समूह, 7वां पॉइंट द्वीप समूह। द्वीप क्या होते हैं मैंने अभी बताया। द्वीप उसको कहते हैं जो चारों तरफ क्या हो, पानी से घिरा हुआ होता है। और हमारे भारत में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है, एक तरफ हमारा अंडमान निकोबार और एक तरफ हमारा क्या, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। और ज्वालामुखी जो द्वीप है वो बैरन द्वीप, यानी एक्चुअल में यार ये बहुत सारे यहाँ पे ज्वालामुखी निकलता है। ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी बहुत गर्म होती है और वहाँ से लावा निकलता है। ठीक है, लावा निकलता है और लावा निकलने के बाद क्या होता है, ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद वो जो है पहाड़ का रूप ले लेता है। ओके, उसी से हमारा अंडमान निकोबार द्वीप का निर्माण भी हुआ है। ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप के नाम से जाना, मतलब यहाँ पे आपको एक ज्वालामुखी द्वीप मिलेगा जिसको बैरन द्वीप कहते हैं। फिर है लक्षद्वीप समूह। अरब सागर में आपको लक्षद्वीप समूह देखने को मिलेगा, जो कि कोरल रीफ से इसका निर्माण हुआ है। कोरल रीफ हमने अभी अभी बताया था कि जो आपका समुद्र के अंदर इस प्रकार से बड़ी बड़ी घासें होती हैं। ठीक है, और उसके नीचे मूंगा चट्टानें होती हैं, वो एक दूसरे को खाती हैं और फिर कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो उसी से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। अब हम लोग चैप्टर 2 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स यानी बिंदुओं को देखेंगे। कौन कौन से हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करें हिमालय। हिमालय एक नवीन पर्वत है। वैसे हिमालय की महत्वपूर्ण 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और एक शिवालिक हिमालय। बट एक कश्मीर में और बहुत पुराना हिमालय जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, और वो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी केटू, और ये हमारे पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि ट्रांस हिमालय पे, लेकिन ये पुराने हिमालय पे है। और नवीन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हमने बताया आपको कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक है, उत्तरी मैदान जो कि जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है, बहुत परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। पश्चिमी घाट बहुत अधिक वर्षा वाला स्थान है। और लक्षद्वीप जो कि प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। ठीक है, सब ज़्यादा जो वर्षा होती है पश्चिमी घाट में होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा भारत है। ओके, और ये जो हिस्सा, इस वाले हिस्से को कहा जाता है क्या,
पर्वत या पश्चिमी घाट, इस वाले को कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जो है आकर के गिरती हैं और इसीलिए ये जो है थोड़ा दूर दूर आप देखने को मिल रहा है, दूर दूर ये सकरा इस तरीके से बना हुआ है। ये नदियां हैं जो कि यहाँ से निकल, जैसे इधर हो गई गंगा, इधर हो गई ब्रह्मपुत्रा, इधर हो गई आपकी सिंधु रिवर। तो यहाँ पे आपका जो है हिमालय बना हुआ है। ये पूरा इलाका उत्तर भारत का मैदान है। ये आपका रेगिस्तान वाला इलाका है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं क्या, प्रायद्वीपीय पठार पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा, और इधर हो गया आपका, इधर वाले हिस्से को कहते हैं पश्चिमी घाट और इधर वाले को कहा जाता है पूर्वी घाट। ये हमारा पूरा भारत है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसे डायग्राम्स बने हुए हैं। ये 6 प्लेसेस हैं। हिमालय कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, जैसे आप देख सकते हैं ये ऐसी इसकी आकृति होगी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत, ऊपर आप देखिए ग्लेशियर्स जमे हुए हैं। ठीक है, देन उसके बाद 3 हिमालय आपको दिख रहे होंगे, एक हिमाद्री है, हिमाचल है, और एक शिवालिक है छोटा वाला। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि जो आपको देखने को मिलेगा क्या, नॉर्दर्न प्लेन यानी इसके बाद वाला जो नीचे उत्तर भारत का मैदान है, कुछ ऐसे प्लेन्स दिखाई देंगे जिसमें भाबर, ठीक है ना, प्रदेश वगैरह देखने को मिलेगा। प्लेटू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पेंसुलर प्लेटूज देखने को मिलेगा, जैसे घाट इस इधर वाले को कहेंगे वेस्टर्न घाट और इधर वाले को ईस्टर्न घाट। डेजर्ट आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। कोस्टल एरियाज, प्लेन एरियाज आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार हो गया। ठीक है, और ये आइसलैंड, जिसमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक हमारा लक्षद्वीप है जो मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, कोरल रीफ से इस तरीके से दिखाई देता है, और एक हमारा जो है ये बैरन आइलैंड यहाँ पे स्थित है अंडमान निकोबार में। क्लियर, चलिए, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है कवर होता है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा। एक हमने केटू का नाम बताया था, वो ट्रांस हिमालय में है, ठीक है ना, पुराने हिमालय पे है। तो आपको अगर पूछे नवीन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको कंचनजंगा ही बताना है। सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है? गंगा का मैदान। कौन सा है? गंगा का मैदान। ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप के नाम से वो जाना जाता है। क्लियर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं हमने पूरा चैप्टर 2 बड़े ही आसानी से, बहुत ही शॉर्ट वे में, टू द पॉइंट चीज़ों को कवर किया है। इसके अलावा और आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरी एनसीईआरटी का हमने कवर करा दिया चैप्टर 2। ठीक है, अभी आपको जाना नहीं है, अभी हम लोग तीसरा चैप्टर भी करेंगे, क्योंकि ये 2 पार्ट में ये पूरा मैराथन सेशन होगा। हम लोग पूरा मैराथन सेशन कर रहे हैं। इसका एक और पार्ट आएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बट पहले चैप्टर 3 को भी करा दें। चलिए, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चलिए स्टार्ट किया जाए। चैप्टर 3 अपवाह यानी ड्रेनेज। ठीक है, एनसीईआरटी का जो है हम लोग चैप्टर 3 कवर करेंगे, ड्रेनेज। हमने इससे पहले चैप्टर 1, 2 को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। ठीक है, अभी हम लोग इसके 2 पार्ट आएंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 1, 2, 3 को कवर करेंगे। इसका हमारा नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग चैप्टर 4, 5, 6 को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। अपवाह यानी आपका तीसरा चैप्टर है अपवाह। अपवाह का मतलब होता है बहना, ड्रेनेज। ठीक है, यानी हम लोग इसमें पूरा का पूरा नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं ड्रेनेज होता क्या है। अपवाह, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए हमारी टीम और हमारे द्वारा काफ़ी मेहनत की गई है। चलिए स्टार्ट करें। परिभाषा क्या होती है? किस चीज़ की परिभाषा? तो अपवाह की। किसी क्षेत्र से नदियों और झीलों, ठीक है, किसी क्षेत्र से नदियों और झीलों व अन्य जल स्रोतों द्वारा जल का बहकर निकलना अपवाह कहलाता है। मतलब कोई भी एरिया है जहाँ कोई नदी है, ओके, कोई नदी है, कोई झील है, कोई भी जल का स्रोत हो गया, वहाँ से अगर जल निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? बहकर अगर निकल रहा है तो वो अपवाह कहलाएगा, ड्रेनेज कहलाएगा। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम वो होता है जो नदियों प्लस और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निकलता है। जैसे मान लीजिए एक मुख्य नदी हो गई गंगा रिवर, ठीक, ये एक मेन नदी हो गई, और इसकी बहुत सारी जो हैं सहायक नदियां हैं जो इससे
आकर के मिल रही हैं। तो ये क्या बन गया, एक ब्रांच के रूप में बन गया। और ये पूरा जो एरिया, इसको कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज मतलब बहना, और ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके साथ बहना। पूरा का पूरा एक सिस्टम तैयार होता है जिसको कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र क्या है, इसके परिभाषा को हम लोग देखें। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है, अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम की परिभाषा को अगर देखा जाए, किसी नदी और उसकी सहायक नदियों का नेटवर्क अपवाह तंत्र कहलाता है। कोई भी नदी या उसकी सहायक नदियों का नेटवर्क क्या कहलाएगा, अपवाह तंत्र कहलाएगा। ठीक है, कितने घटक होते हैं इसको समझते हैं। घटक यानी कंपोनेंट्स, इसको कहा जाता है कंपोनेंट्स। तो लगभग मुख्य 4 प्रकार के घटक बताए गए हैं। एक मुख्य नदी होती है जैसे गंगा रिवर, फिर उसकी सहायक नदी होती है जैसे आपकी ये यमुना वगैरह हो गई। ठीक है, कोसी, गंडक जितनी भी हैं, गंगा, ये सब गंगा की सहायक है। जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया, ये कहाँ कहाँ जल ग्रहण क्षेत्र है, एक होता है जल ग्रहण क्षेत्र। एक जल विभाजक है, ये कहाँ पे जाकर के जल का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, जल का जो है डिवीजन, जैसे भारत का कोई भी हिस्सा जहाँ पे जल का डिवीजन हो रहा है तो वो जल विभाजक का काम करेगा, वाटर डिवाइड। तो कितने घटक बताए गए हैं, 4 घटक आपके एनसीईआरटी में। मुख्य नदी, सहायक नदी, जल ग्रहण क्षेत्र और जल विभाजक। क्लियर। जल विभाजक क्या होता है उसको समझते हैं। जल विभाजक का मतलब आप समझ ही सकते हो, जल का डिवीजन। ठीक है, जल को अलग करना। वह ऊंचा क्षेत्र जो नदियों के अपवाह क्षेत्रों को अलग करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जल विभाजक। और कौन कौन सी नदी है, जैसे मान लीजिए इधर से आपकी सिंधु रिवर, भारत में आप देखिए सिंधु रिवर है और गंगा नदी है। ठीक है, तो ये दोनों अपना अलग अलग जो है जल विभाजन का कार्य कर रही है। तो इसलिए अंबाला में एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच ये जल विभाजक बना हुआ है। कहाँ पे, अंबाला में। ये आपको याद रखना, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अपवाह प्रतिरूप की बात किया जाए, नदियों के बहनों की बनावट को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। नदियों के बहने की बनावट को क्या कहा जाता है, अपवाह प्रतिरूप। प्रतिरूप मतलब पैटर्न, नदी किस पैटर्न में बह रही, जैसे ऐसा पैटर्न है या फिर वृक्ष की आकृति में है, ऐसी है तो कैसी है, पैटर्न कैसा है, उसको अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग कुछ नदियों के अपवाह प्रतिरूपों को देखेंगे, उसके प्रकारों को देखेंगे। सबसे पहला जो प्रकार आता है उसको बोलते हैं डेंड्रिटिक। क्या कहते हैं, डेंड्रिटिक, जो पेड़ की शाखाओं जैसा होता है। जैसे मान लीजिए एक मुख्य नदी गंगा हो गई और इसकी सहायक नदी हो गई, तो ये कैसी आकृति, कैसा पैटर्न बन रहा है, पेड़ की शाखा के जैसा बन रहा है ना, कि ये शाखाएं हैं और ये उस पर लगी हुई डालियां हैं। तो पेड़ की शाखाओं के जैसे बनने वाली नदी को डेंड्रिटिक कहा जाता है। यह कठोर व नरम चट्टानों का समान्वित है, मतलब ये कठोर और नरम चट्टानों से होकर गुजरती है। उदाहरण में आपको डेंड्रिटिक का क्या याद रखना है, गंगा नदी तंत्र याद रखना है। क्लियर। एक दूसरा होता है ट्रेलिस। क्या होता है, ट्रेलिस। यह जो है सीढ़ीदार पैटर्न होता है, मतलब ऐसे ऐसे कुछ नदियाँ होती हैं जो ऊपर से गिरती हैं, ऐसे ऐसे, तो ऐसी नदियों को ट्रेलिस कहते हैं। यह कठोर और नरम चट्टानों का क्रमिक वितरण है। क्या है ये, क्रमिक वितरण, ट्रेलिस। नेक्स्ट बात करें रेडियल। रेडियल, रेडियल क्या होता है, ऊंचे स्थानों से चारों ओर। उदाहरण अमरकंटक, जैसे मान लीजिए हमारा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक अमरकंटक है। ठीक है, ऊंचा स्थान और ऊंचा थोड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ से 3 नदियाँ निकल रही, ऊंचे स्थानों से जब कोई नदी निकलती है, जैसे मान लीजिए अमरकंटक से आपको नर्मदा देखने को मिलेगी जो पश्चिम की तरफ आती है। ठीक है, एक आपको सोन नदी देखने को मिलेगी जो उत्तर की तरफ जाती है, और एक आपको महानदी देखने को मिलेगी जो दक्षिण पूर्व की तरफ देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो ऊंचे स्थानों से नदियाँ निकलती है तो कुछ इस प्रकार की जब आकृति ऐसे 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 बनती है तो उसको रेडियल कहा जाता है। क्या कहते हैं, रेडियल। उदाहरण आपको अमरकंटक और गिरनार पहाड़ी का याद रखना है, यहाँ से इस प्रकार से नदियाँ निकलती हैं रेडियल आकृति की। फिर चौथा प्रकार है सेंट्रीपेटल। क्या कहेंगे इसको, सेंट्रीपेटल।
ठीक है, चारों ओर से केंद्र, मतलब कुछ ऐसी नदियाँ जो चारों ओर से केंद्र की तरफ आ रही हैं, इस प्रकार से आ रही हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रीपेटल। उदाहरण आपको राजस्थान की झीलें को याद रखने हैं। राजस्थान की झीलें ऐसी हैं जो चारों तरफ से बह के एक जगह आके एकत्रित होती हैं, तो उसको सेंट्री, कैसी आकृति जल के वितरण का है, तो सेंट्रीपेटल याद रखना है। नेक्स्ट, भारत की नदियाँ। तो यहाँ तक आपको ये हमने देखा 4 प्रकार, अपवाह प्रति, जिसमें हम लोग डेंड्रेटिक को पढ़े हैं, ट्रेलिस पढ़े हैं, रेडियल, फिर सेंट्रीपेटल। अब हम लोग भारत की नदियों को देखेंगे कि भारत जो है, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया। मुख्यतः भारत की नदियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक हिमालयी नदियाँ जो हिमालय से निकल के बहती हैं, एक प्रायद्वीपीय नदी है जो दक्षिण भारत में प्रायद्वीप से निकलकर और ये सब खासकर इधर बहती है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाके। तो 2 नदियाँ, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो कितने भागों में भारत की नदियों को बांटा गया है? देयर आर 2 टाइप्स, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्लियर? चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हिमालयी नदियों को। हिमालयी नदियों की विशेषताओं को पहले देखें। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो ये वर्ष भर इसमें जल रहता है, मतलब किसी प्रकार से कमी नहीं होती जल की, क्योंकि हिमालयी नदियां हैं, जैसे ही जैसे ग्लेशियर पिघलता है तो बर्फ़ पिघलने के बाद वह नदी का स्तर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, हिमनद और वर्षा से पोषित होती है, मतलब इसको बहुत सारे ग्लेशियर मिलता है और वर्षा से यह न्यूट्रिशन इसको मिलते जाता है। लंबी नदियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ये। ठीक है, लंबी लंबी नदियाँ होती हैं। कौन सी? हिमालयी नदी, जैसे आपकी गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, सिंधु हो गई। तो ये इसकी विशेषताएं किसकी? हिमालयी नदियों की। अब हम लोग बात करें कुछ अन्य विशेषताओं की, तो एक हाँ, ये गहरी घाटी, ये वही वाला फैक्ट है, गहरी घाटियों का निर्माण भी करती है। कौन सी? हिमालयी नदियाँ। ठीक है, हिमालयी नदियों में प्रमुख आते हैं जैसे आपकी गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो प्रमुख हिमालयी नदियों में हम लोग कुछ हिमालयी नदियों को देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी तंत्र। एकदम आपको टू द पॉइंट याद करना है, बाकी बहुत डीप में नहीं जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल आप पढ़ रहे हो ना, बेसिक आप कर रहे हो, तो टू द पॉइंट एग्जैक्टली आपको करना है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो आप जब भारत को देखेंगे, एक सेकेंड, ये वाला हिस्सा हो गया, कश्मीर वाला हिस्सा यहाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक जगह है तिब्बत, तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, लद्दाख होते हुए ये जाती है किधर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में यहाँ पड़ता है मिठानकोट, मिठानकोट में अपना जल गिराती है, क्योंकि ये इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं जो यहीं पे आके गिरती हैं। तो सिंधु नदी निकलने का स्थान तिब्बत का मानसरोवर, भारत के लद्दाख से होकर के पाकिस्तान में जाती है। और सहायक नदी कौन कौन सी है? 5 है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं दूसरी नदी जो हिमालयी नदी है, जो ये प्रमुख 3 ही है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। अब बात करते हैं गंगा नदी। कहाँ से निकलती है गंगा नदी? गंगोत्री हिमनद से। एक्चुअल में ना पहले ही इसका नाम गंगा नहीं होता है, जब इसका उद्गम होता है ना, तो जब इसका उद्गम होता है तो इसका जो नाम रहता है, एक तरफ आपका रहता है भागीरथी नदी और एक तरफ अलकनंदा, और ये दोनों एक स्थान है देवप्रयाग। इधर से भागीरथी और इधर से अलकनंदा आई, देवप्रयाग में दोनों का मिलन हुआ और फिर जब ये आगे जल बढ़ता है तो फिर गंगा के नाम से जानी जाती है। तो उद्गम स्थान फिर भी गंगा का याद रखना है, गंगोत्री हिमनद यानी गंगोत्री ग्लेशियर, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर से तो भागीरथी निकली और इधर से आई अलकनंदा, देवप्रयाग में मिली और ये आगे गई तो क्या हुआ? आपका गंगा नदी का निर्माण हुआ। ठीक है, देवप्रयाग में। कहाँ पे? ये स्थान जो है देवप्रयाग है। फिर ये गंगा नदी आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ने के बाद ये जाकर के आपके बंगाल की खाड़ी में जमुना के नाम से जल गिराती है। लेकिन उसके बीच कई सारी इसकी सहायक नदी हैं, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये सभी क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। तो उद्गम कहाँ से? गंगोत्री, गंगा का नाम देवप्रयाग बना क्योंकि भागीरथी के नाम से पहले निकली थी, अलकनंदा के मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है गंगा। सहायक नदी है यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी।
चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम स्थान क्या है? उद्गम स्थान है तिब्बत, शोंगपो। तिब्बत से ही निकलती है ये ब्रह्मपुत्रा नदी और भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। ठीक है, पहले इंडिया को बना लिया जाए। ये आप देख सकते हैं सिक्किम और ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ओके। ये निकल रही है तिब्बत के मानसरोवर से और ये हमारे भारत में प्रवेश की कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्रा रिवर, ऐसे। ओके, तो ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में आती है और यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप भी बनाती है असम में। और यह जो है फिर इधर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। लेकिन एक और बात, जब ये यहाँ से निकली तो ये तिब्बत में टी सैंगपो के नाम से जानी जाती है। कहाँ से? जब तक ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, और यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक ये टी सैंगपो के नाम से जानी जाती है तिब्बत में। और जैसे ही भारत में इंटर की अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाएगी तब तक, जब तक असम के बाहर नहीं निकलेगी। अरुणाचल प्रदेश और असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं जब तक भारत के बॉर्डर के अंदर है। फिर इधर से हमारी आती गंगा, और गंगा नदी जैसे ही इधर से आई और बाहर निकली तो इसका नाम पड़ता है क्या? जमुना। गंगा नदी भारत के बॉर्डर के बाहर निकली तो बोलते हैं ना, नाम पड़ता है जमुना। ठीक है, और इधर से ये जमुना यानी गंगा को ही जमुना नाम दिया गया भारत के बाहर, और इधर से ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों का होता है मिलन। ठीक है, इधर से जमुना के नाम से ही जानी जाती है, तो इधर से जमुना और इधर से ब्रह्मपुत्र दोनों का होता है मिलन। ठीक है, और मिलन होने के बाद यह पद्मा के नाम से, एक सेकंड थोड़ा सा फिर से समझाते हैं, एक बार अच्छे से समझिएगा मैप को क्लीन करके। हाँ, ये अब अच्छे से क्लियर होगा आप लोग को। ये जो है ना, ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि इंटर की किधर, यहाँ से यहाँ तक नाम पड़ा तिब्बत में टी सैंगपो, फिर यहाँ से नाम पड़ता है यहाँ पे असम में पूरा ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, और जैसे ही ये बॉर्डर के बाहर निकली तो ब्रह्मपुत्रा का नाम पड़ता है जमुना। क्या बोलते हैं इसको? जमुना। ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या पड़ता है? जमुना। और इधर से गंगा आई, और जैसे ही गंगा जो है ये मिली किससे? जमुना से, तो इन दोनों जो है पद्मा के नाम से, ये इधर पद्मा के नाम से जानी जाएंगी आगे, और ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है असम होते हुए, और यह बाहर निकली, जमुना नाम पड़ा, और फिर ये मिली इधर गंगा से पद्मा के नाम से। ठीक है, बहुत अधिक गाद भी लेके आती हैं। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं की बात की जाए तो वर्ष भर है, मतलब वर्ष भर अपना जल जो है गिराती रहती हैं ये प्रायद्वीपीय नदियाँ। वर्ष भर बोल रहे हैं, वर्षा पर निर्भर है, वर्षा पर क्योंकि हिमालयी नदियों में जल स्तर बहुत ज़्यादा होता है। प्रायद्वीपीय डिपेंड करता है बारिश कितनी हुई है, तो ये जो है वर्षा पर डिपेंड है। कम इसका जल का स्तर जो है कम होता है, अपेक्षाकृत छोटी होती है। यहाँ से निकली पश्चिमी पहाड़ से और ये जाकर के पूर्वी पहाड़ क्रॉस होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। उथली घाटी, बहुत ऊंची घाटी नहीं होती, एकदम नॉर्मल घाटियाँ होती हैं इसकी, ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, और इसमें दो प्रकार की नदियाँ शामिल हैं। एक हमारी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, मीन्स ये आप देखेंगे जो पूर्व की तरफ, जैसे हमारी नर्मदा है, अमरकंटक से निकलकर पूर्व की तरफ आती है। ये पूरे भारत की ना एक ही इकलौती नदी जो फेमस है, जो कि पूर्व की तरफ आके, और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं लेकिन सबसे बड़ी नर्मदा है जो कि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, सूरत में आकर के अपना जल गिराती है। ठीक है, ये ऐसे पश्चिम की ओर बहने वाली बहुत सारी हैं, आपको देखने को मिलेगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली, इधर वाली पूर्व की तरफ, इधर पश्चिम, तो जो पश्चिम की तरफ नदियाँ बहती उसको पश्चिम वाहिनी नदी कहते हैं, जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है उसको पूर्व वाहिनी नदी कहा जाता है। क्यों? अभी बताते हैं कारण। ठीक है, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है पूर्व की तरफ, इसलिए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पूर्व वाहिनी नदियाँ, पूर्व वाहिनी नदियाँ कहा जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं पूर्व वाहिनी नदियाँ, बहुत डेल्टा निर्माण कर, डेल्टा क्या होता है समझिए, जब
नदियाँ मैदानी इलाकों में पहुँचती है तो उनकी स्पीड बड़ी स्लो हो जाती है, बहुत ही स्लो हो जाती है। वो एकदम से इतनी स्लो हो जाती है कि फैल जाती है चारों तरफ ऐसे। जैसे आप एक गिलास पानी जब गिराते हो तेज़ी से गिरता है तो स्पीड के साथ, और जब वो स्लो होती है तो वो चारों तरफ फैल जाता है। तो उसी प्रकार नदियाँ चारों तरफ जो है फैल जाती हैं। ये फैला हुआ जो क्षेत्र है उसको डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। और जो पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदी है ना, यह डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आपको देखने को मिलेगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तो पूर्ववाहिनी नदियों में आपको महानदी, गोदावरी जिसको भारत की दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, कृष्णा और कावेरी देखने को मिलेगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों जो है पूर्ववाहिनी नदियां हैं। ओके। अब पश्चिमी वाहिनी नदी हमने बताया कि अरब सागर में गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी जो कि पहाड़ों से निकली तुरंत इधर ही गिर गई, तो ये अरब सागर में यानी भारत के इधर वाले हिस्से में अरब सागर में गिरेंगी और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। और इसमें आपको नर्मदा और ताप्ती का नाम याद रखना है। पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियों में, पूर्वी तरफ गिरने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी का नाम याद रखना है। और भी आप नाम याद कर लीजिए जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती जो पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या, झीलों की तरफ। झीलों की अगर बात की जाए तो बाढ़ नियंत्रण, इसका महत्व क्या है? बाढ़ को कंट्रोल करता है, जल संग्रह क्षेत्र है, पर्यटन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और जलवायु संतुलन में भी इसका बैलेंस होता है। ये जो है इसका महत्व है किसका? झील का। कितने प्रकार की होती हैं झीलें? 2 प्रकार की। एक वो झील जो मानव निर्मित होगी जिसको वूलर और डल झील के नाम से जाना जाएगा, प्राकृतिक झीलें हैं, प्राकृतिक झीलें हैं, और एक मानव निर्मित झीलें जो मानव के द्वारा बनाई गई, जैसे गोविंद सागर, और एक होती है प्राकृतिक झीलें जो स्वयं निर्मित हैं, जैसे वूलर और डल झील कश्मीर में। नदियों का महत्व क्या है, उसके महत्व को समझते हैं। सिंचाई में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, जल विद्युत में बहुत बड़ा योगदान होता है, परिवहन में बहुत बड़ा योगदान होता है, पेयजल में बहुत बड़ा योगदान होता है, और कृषि विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कुछ MCQ आधारित प्रश्न, मतलब ये ना जब आप मेंस लिखेंगे, जैसे ये हमारे वगैरह में या जिस भी एग्ज़ाम में मेंस होता है, तो ये थोड़े से आप लिख सकते हैं वे में, तो इसको आप छोड़ सकते। क्वेश्चन से मैंने इसमें डाले हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम जैसे नदियाँ हैं और ये चारों तरफ जो है ऐसे बह रही हैं, ऐसे ये एक मेन नदी हो गई और इसकी सहायक नदियाँ, तो इसको ट्रिब्यूटरी नदी कहते हैं इंग्लिश में। और ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ गिरती है? ओशियन में आके गिरती हैं। ठीक है। अब कुछ फैक्ट और देख लेते जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। 1 लाइनर फैक्ट आपके NCERT का। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र अमेजन नदी का, पूरे विश्व में अमेजन, साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका में ये अमेजन बेसिन, यहाँ पे अमेजन नदी विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है। नमामि गंगा नदी के संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया था और एकीकृत संरक्षण मिशन भी इसी के लिए था। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलज नदी, ये आपके NCERT में दिया हुआ है, सतलज नदी पर। धुआंधार जलप्रपात कहाँ? नर्मदा नदी जबलपुर के पास स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी के पास स्थित है। ये हमारा पूरा चैप्टर कवर होता है, ये मैप है, तो ये हमारा पूरा जो चैप्टर 3 था कवर हो गया। आई होप आपको ये पूरा मैराथन सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। पूरा शॉर्ट नोट्स जो है, अगर आप पूरा लेक्चर आप दोबारा देखिए, शॉर्ट नोट्स से इसका आप बना सकते हैं। और अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारा नोट जो है परचेज़ कर लीजिए। बहुत मिनिमम प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है इसकी। ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करिए, मतलब नीचे कमेंट में लिखिएगा कि आपको चाहिए, तो हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे QR कोड भेज करके, और आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली टू द पॉइंट है सब कुछ।
ठीक है, और कुछ ना पढ़ें, बस इतना बार बार इसको रिवाइज करते रहें। सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि आप 1 घंटे में देखिए सारे चैप्टर्स को कवर कर लिए। ये पूरा मैराथन सेशन था। अब इसका पार्ट 2 भी आएगा बहुत जल्द, बहुत जल्द पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम लोग चैप्टर 4, 5, 6 को कवर करेंगे दूसरे मैराथन सेशन में। इसके 2 पार्ट बनेंगे, क्योंकि एक पार्ट में काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो नीचे, कोई भी प्रॉब्लम नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, और ये जो है ना सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सभी एग्ज़ाम, इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, पीजीटी लेवल के, यूजीसी नेट लेवल का या एमपी टेट वर्ग, जहाँ भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, बहुत बहुत पूरा फैक्ट एनसीईआरटी का निचोड़ है, पूरा क्लास 9th का, हर जगह काम आने वाला है आपको। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग इंतज़ार करिएगा इसका पार्ट 2 का। बहुत ही शानदार सेशन के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।